हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 48 और अभी तक जो 47 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट का नाम होगा TGT PGT एस्टेट LT ग्रेड AMRS, इनके नाम से आपको मिल जाएगा। और इनमें संपूर्ण साहित्य मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है और इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हम संपूर्ण कर चुके हैं। और आधुनिक काल को गद्य के विकास क्रम से अगर देखें तो पद्य के विकास क्रम से मैं अभी करवा रही हूँ, जिसके अंदर हमने भारतेंदु युग कर लिया, द्विवेदी युग कर लिया, छायावादी युग भी हो गया, प्रगतिवाद भी हो गया। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोग और नई कविता दोनों इकट्ठे इस तरीके से गुथी हुई हैं कि उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रयोगवाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे और प्रयोगवाद का जो आरंभ है 1943 से हुआ। दोस्तों, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो हमारी अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फिर से एस्टेट जो है खबर में आने लग गया है और एस्टेट का एग्ज़ाम के जो न्यूज़ है वो आने लग गई है। मैंने तो नहीं देखा था, खैर कब की बता रही हैं, लेकिन अब एस्टेट आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने कमेंट में भी पूछा है कि मैम TGT एस्टेट के लिए सफिशियंट है। तो दोस्तों, जो ये अभी मैंने 47वीं क्लास बताई, 47 तक पूरी करवा चुकी। इसमें हिंदी साहित्य मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया था और इसमें आप TGT और PGT दोनों एस्टेट के लिए सफिशियंट है। थोड़ा सा मैं यही कहूँगी कि एक बुक आप ले लें अपने पास थ्योरेटिकल, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप से कंटेंट हो। आप मेरी वीडियो देखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप से है इसमें, और फिर उसके बाद जो आपकी बुक है वही, जिस वीडियो को आप इसमें यूट्यूब चैनल पर देखते हैं वही टॉपिक आप उस बुक से पढ़ लें और फिर दोनों को मिलाकर आप अपने नोट्स तैयार करें। आपको किसी भी कोचिंग सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका एस्टेट ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। तो दोस्तों, प्रयोगवाद आज हम पढ़ेंगे और प्रयोगवाद के अंदर मुख्य रूप से 3 शब्दक हैं। पहला जो शब्दक है उसका नाम है तार शब्दक। पहला शब्दक नहीं है, पहला शब्द उसके आगे नहीं लगा हुआ है, तो उसमें है पहला जो है शब्दक है उसका नाम है तार शब्दक। याद रखेंगे, तार शब्दक। इस तार शब्दक में 7 कवि हैं। उसके बाद दूसरा शब्दक में दूसरा शब्द लगेगा, दूसरा शब्दक, ठीक है। उसके बाद फिर है तीसरा शब्दक। इस प्रकार से इसमें 3 शब्दक हैं और एक शब्दक के अंदर 7 कवि हैं। सभी को हम बारी बारी पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी पढ़ेंगे। बस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आप अपनी जो है तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार शब्दक से माना जाता है। तार शब्दक में 7 कवि संग्रहित हैं, ये बात मैंने अभी आपको बताई। तो यहाँ से आज की इस वीडियो में हम तार शब्दक पढ़ लेंगे और प्रयोगवाद के बारे में जो कुछ भी बातें हैं वो सारी हम पढ़ लेंगे। तो प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1943 से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है और इसके जो वो हैं प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादक में एक प्रकाशित होता है और उसका नाम है तार शब्दक। तार शब्दक से ही जो है प्रयोगवाद की शुरुआत होती है और तार शब्दक का भी जो समय है वो 1943 रहने वाला है। और तार शब्दक में कितने कवि हैं? 7 कवि हैं। इतनी बातें आप याद करके चलें। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रयोगवाद शब्द आया कहाँ से, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने एक निबंध लिखा था, किस नाम से? प्रयोगवादी रचनाएं, इस नाम से एक निबंध लिखा था। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ये भी कथन इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी पूछा जाता है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। दोस्तों, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आता है अज्ञे के संपादकत्व में 4 शब्दक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। कितने शब्दक? 4 शब्दक, 3 इंपॉर्टेंट है और चौथा भी जो है शब्दक प्रकाशित हो चुका है।
तो तार सप्तक पहले का नाम है तार सप्तक, मैंने बताया था इसमें पहला शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। इसकी समय सीमा 1943 रहने वाली है। दूसरा जो सप्तक है उसकी समय सीमा 1951 है, और जो तीसरा सप्तक है उसकी समय सीमा 1959 है, 1959 है। चौथा सप्तक जो है 1979 है, यानी कि 1979 है। इस प्रकार से प्रयोगवाद के अंदर आप 4 सप्तक पढ़ेंगे, हर सप्तक में 7-7 कवि हैं। आगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी, अन्वेषी होता है खोज करने वाला, कहा है। अब इसे आप ध्यान रखें कि राहों के अन्वेषी आगे ने तार सप्तक की भूमिका प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आंसर करना है आगे ने कहा है। और कहे कि किसमें कहा है, तो तार सप्तक की जो भूमिका है, यानी कि तार सप्तक जब प्रकाशित हुआ तो उसकी भूमिका में प्रयोगवाद के कवियों को अज्ञे जी ने राहों के अन्वेषी कहा। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो ये सप्तक हैं इनकी जो समय सीमा है ये भी आपको याद रखनी है। तो 1943 के बाद फिर 51, 59 और फिर 79, ये 99 है दोनों में लास्ट में, याद रखना है। आगे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में क्या लिखा है ये और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कथन दे के पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। एक साधन होता है और उस साधन से जो काम किया जाता है वो साध्य होता है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितने हमें कवितावादी कहना। ठीक है, वाद विवाद होता है ना, तर्क वो वितर्क, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कथन किसका आपको याद रखना है। ये भी कथन है अज्ञे जी का है। और कौन से सप्तक में ये कथन कहा है, दूसरे सप्तक में कहा है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, मतलब ये नहीं कि प्रयोग ही अपने आप में सब कुछ है, वह साधन है और दोहरा साधन है। यानी कि प्रयोगवाद को यहाँ पर साध्य न कहकर क्या कहा है, साधन कहा है। और कैसा साधन कहा है, दोहरा साधन कहा है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरी उस प्रेषण की क्रिया को, प्रेषण होता है विचारों को संप्रेषित करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो ये कथन भी किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब आता है तार सप्तक के सातों कवि। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले तो आपको तार सप्तक के सातों कवि पता होना चाहिए। कई बार इन्हें क्रम से लगाना भी आ जाता है और ये सारे क्रम से ही लगे हुए हैं। इनके जन्म के हिसाब से आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये बिल्कुल लगे हुए हैं क्रम से। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखें अज्ञे रामविलास शर्मा, सबसे पहला है अज्ञे। तार सप्तक जो प्रयोगवाद है उसकी शुरुआत ही अज्ञे से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम तार सप्तक पढ़ रहे हैं। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का काल कर्मानुसार विवरण निम्नलिखित है। मैंने कहा कि इन्हें आपको क्रम से करना है। तो सबसे पहला कवि है अज्ञे, दूसरा है रामविलास शर्मा, फिर है गजानंद माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथर और भारत भूषण अग्रवाल। दोस्तों ये जो सप्तक है ना, इसे इस तरीके से याद करना, मैंने भी इसी तरीके से याद किए थे, जिस तरीके से मैंने किए थे वही मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ये याद कर रखे थे अपनी मोहल्ले में इनमें से कौन कौन से नाम मिलते हैं, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में। तो गजानंद मेरे पापा का ही नाम था। तो सबसे पहले अज्ञे मतलब अज्ञात है राम, राम अज्ञातवास में बिताया था, उन्होंने वनवास में बिताए थे। तो अज्ञे है राम, ठीक है, अज्ञे राम। उसके बाद गजानंद माधव मुक्तिबोध, तो गजानंद। उसके बाद प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये मैंने अपने दाएं बाएं के इलाके से कर रखा था। इनमें से प्रश्न ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है।
याद रखना, रामविलास शर्मा हमारे उधर मंत्री थे, तो ये याद है। आगे आप याद रख लें थोड़ा सा कि आगे है रामविलास शर्मा, ठीक है। गजानंद मेरे पापा का नाम था। प्रभाकर कोई जैसे उस समय प्रभाकर किसी का नाम था दाएं बाएं हमारे, मैंने इस प्रकार से कर रखा था। नेमी चंद्र जैन, नेमी चंद्र एक सुनार उनार का नाम था। और गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण के पास सब बच्चे ट्यूशन करने जाते थे। तो मैंने इस तरीके से ना ये अपने दाएं बाएं वाले सर्कल में ये सभी के नाम थे, इस तरीके से याद कर रखे थे। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। आगे है राम, गजानंद, प्रभाकर माचवे, फिर नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, ऐसे याद कर लेना। गिरजा कुमार और भारत भूषण ये लास्ट के दो हैं। आगे और रामविलास आगे है शुरू में, फिर रामविलास है, फिर गजानंद, प्रभाकर और नेमी चंद्र, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये तीनों बीच में हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक आप दिमाग में बैठा लें, पर ऐसे ही करना। अब इन सभी कवियों की हम रचनाएं भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरा सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ था उसमें संकलित कवियों का काल कर्मानुसार विवरण देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से कवि हैं दूसरे सप्तक के अंदर, ये भी आप, और ये आपको और भी मज़ेदार बताऊंगी मैं। वो तो था जो पहले सप्तक में जो भी नाम थे वो मैंने अपने दूर दराज के इलाके से जिसका भी नाम मेरे सामने आया मैंने ऐसे दिमाग में बैठा लिया। अब दूसरा बताती हूँ। अब शमशेर जो है शमशेर बहादुर, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साई। ये मैंने कैसे याद कर रखे थे। रघुवीर जो है मेरे ताऊ जी का नाम था, धर्मवीर मेरे ताऊ जी के बेटे का नाम है, नरेश एक भतीजे का नाम था, हरि नारायण नारायण ये भी एक आदमी है, शकुंतला हमारी पड़ोस में एक भाभी है उस नाम से कर रखा था, भवानी भी एक माँ का नाम था, और शमशेर मेरी फ्रेंड की पापा का नाम था। तो मैंने इस तरीके से कर रखा कि ये सारे तो हमारी ही कॉलोनी में थे। इस तरीके से आप भी अपनी कोई भी ट्रिक बनाकर याद कर लें, ठीक है। ये मैंने ऐसे याद रखे थे। नरेश, धर्मवीर, रघुवीर ये तो हमारे घर में ही थे। शकुंतला एक भाभी का नाम था, भवानी ताई का नाम था, शमशेर बहादुर मेरी फ्रेंड का नाम, फ्रेंड के पिताजी का नाम था, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी इन्हें कोई भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से नाम याद हो जाएंगे। साथ है तो दूसरा सप्तक जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। पहले सप्तक की बात करें तो ये 1943 में, तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1951 में, दोनों में साथ साथ कवि हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छे से याद हो रहे होंगे। अब तीसरे सप्तक का और देख लेते हैं, ये इसके और भी मज़ेदार ट्रिक है। तीसरा सप्तक जो है 1959 में संकलित कवियों का काल कर्मानुसार विवरण निम्नलिखित है। तीसरे सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। अब इसमें क्या करना है कि तीन तो कैसे ही हैं, कुंवर नारायण, केदार और कीर्ति, और इनके बीच में दे लेना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। ये चार आपको याद हो जाएंगे। तीन जो है प्रयाग में मदन गया विजय प्राप्ति के बाद, प्रयाग नारायण यानी कि प्रयाग में नहाने के लिए गया कौन, मदन गया, और अपने विजय के बाद गया। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, इनका नाम अच्छे से याद करना पूरा पूरा, मदन वात्स्यायन और विजय देव नारायण शाही, तो याद हो जाएंगे। कुंवर नारायण, कुंवर के बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी, ये सबसे लास्ट में है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको भी ये ट्रिक पसंद आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ से बात आती है कि प्रयोगवाद के बारे में और थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सारा पढ़ेंगे प्रयोगवाद के जो कवि हैं, ठीक है। इसके अंदर और जो कुछ भी ये सारे इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो पहले काफ़ी कुछ है मेरे पास पढ़ने के लिए। यहाँ पर चौथा सप्तक कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं, चौथे सप्तक के अंदर कौन कौन आता है। अब अगर तीन सप्तक के आपने अच्छे से कर लिए तो बच गया, वो चौथे में आ जाएगा। चौथा सप्तक 1979 में संकलित कवि निम्न है। इसमें अवधेश कुमार है, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजे, श्री राम और राजेंद्र, ठीक है। श्री राम और राजेंद्र ये हैं इसमें। सबसे पहला अवधेश ऐसे ही है, फिर अवधेश, राजकुमार और स्वदेश। अवधेश और राजकुमार दोनों मिलकर अपने स्वदेश जाते हैं नंद किशोर से मिलने के लिए।
वहाँ पर उनको सुमन, राम और राजेंद्र मिल जाते हैं। सुमन, राम और राजेंद्र मिल जाते हैं। इस तरीके से आप ट्रिक करते याद कर सकते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो है अज्ञे को माना जाता है और प्रयोगवाद की स्टार्टिंग 1943 में होती है और 1943 में ही जो है तार सप्तक प्रकाशित होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है प्रयोगवाद के बारे में, ये देख लेते हैं। रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। आप ये देख रहे हैं 1943 और 1947 में हमारा भारत आज़ाद होता है। 1943 के आसपास पूरे समाज में ऐसा माहौल था कि सभी लोगों में एक दूसरे से अनास्था यानी कि विश्वास उठ गया था। सभी पे शंका, घुटन, कुंठा वाला माहौल था चारों तरफ। अब ऐसे में कवि क्या करेगा, ऐसे में अगर कवि रचना करता है तो उनकी रचनाओं पर भी वो प्रभाव जो है सीधा देखने को मिलेगा। और इस तरीके का जब माहौल था जिसमें शंका, घुटन, कुंठा, अनास्था फैला हुआ था, तो ऐसे में से कवि क्या कर रहे थे, एक नए अन्वेषण यानी कि एक नए रास्ते, पथ के अन्वेषण, एक नए रास्ते की खोज करना चाह रहे थे। ठीक है, ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। ये बात किसने कही है, रामविलास शर्मा ने। तो ये प्रयोगवाद की एक तरीके से प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालता है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं, यानी कि उस समय समाज में कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, समाज में क्या कुछ था। इन प्रवृत्तियों के बारे में आपको ये पता चलेगा कि चारों तरफ समाज में कैसा माहौल था जिसका प्रभाव उस काल की रचनाओं पर पड़ा। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यानी कि अहंकार ज्यादा था। यथार्थ का आग्रह, यथार्थ चाहते थे सब। निराशावाद, भौतिकता का प्राधान्य। ठीक है, उपमानों की नवीनता, ये प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां का मतलब है कि ये उस समय के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब काव्य की प्रवृत्तियां वहीं आएंगी जो उस समय समाज में था। उपमानों की नवीनता, यानी कि इस काल में प्रयोगवाद में जो रचनाएं लिखी गई उसमें नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया। अब उपमान आप समझ रहे होंगे कि छायावाद में जैसे कि महादेव वर्मा ने बादल और दीपक को उपमान मानकर रचनाएं लिखी, इसी प्रकार से नए नए उपमानों का प्रयोग होने लगा प्रयोगवाद के अंदर। ठीक है, साधारण विषयों का निरूपण, मतलब साधारण विषयों पर ही रचना की जा रही थी, और भाषा का प्रयोग। ठीक है, प्रयोगवाद फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। सिगमंड फ्राइड जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोविज्ञान में भी आपने नाम पढ़ा होगा, तो प्रयोगवाद में इसका ज़्यादा असर था। प्रयोगवाद के संदर्भ में और कुछ विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं वो भी देख लेते हैं, सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद क्या है, शैलीगत विद्रोह है। ये बात कथन का है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। देखो दृष्टिकोण क्या होता है, शैलीगत विद्रोह। शैलीगत यानी कि जो शैली चली आ रही है, शैली हर चीज़ की होती है, खाने की, पहनने की, लिखने की, पढ़ने की, हर आदमी की, हर समाज की अपनी अपनी शैली होती है। तो प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, जो शैली से चला हुआ आ रहा था उसका इन्होंने विद्रोह किया। ये बात कही डॉक्टर नगेंद्र ने। अब प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। अनुसंधान मतलब खोज, हर चीज़ को नए नए दृष्टिकोण से देखना, ऐसा कहा है केसरी कुमार ने। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ऐसा कहा है रघुवीर सहाय ने। और समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। तो ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अब ये कथन तो आपको डायरेक्ट तौर पर ऐसे ही याद रखने हैं। तो दोस्तों ये प्रयोगवाद के बारे में था, और अब आगे जो टॉपिक आ जाता है वो है प्रपद्यवाद। तो प्रपद्यवाद में मैं एक अलग से इसी के साथ ले लेंगे, नई कविता के साथ। और नई कविता यानी कि प्रयोगवाद सेम है
और यहाँ से इन कवियों की हम क्या पढ़ेंगे, सभी की रचनाएं पढ़ेंगे। इनकी रचनाएं अगर यहाँ नहीं दे रखी हैं तो मैं दूसरी बुक से लाऊंगी, लेकिन यहाँ पर दी गई हैं सभी की रचनाएं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है सभी की रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। हम एक एक करके सभी की रचनाएं पढ़ेंगे। मैंने कहा था नई कविता और प्रयोगवाद को हम अलग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एक जैसे से हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बुक का नाम है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे, इसी नाम से ये पुस्तक है। आप खरीदना चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। धन्यवाद।